से डेंसर मीडियम जाएगा तो ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा बेटा। जब रेयर से डेंसर जा रहा है तब तो कर सकते हो कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको ऐसे जाना था लेकिन ये और मुड़ गया, तो क्या ये एंगल ऑफ डिविएशन आया कि नहीं बेटा? और ये एंगल ऑफ डिविएशन कितने के बराबर हो गया था? I माइनस आर। मैंने बोला था I का वैल्यू बढ़ाते जाओगे R का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब इसका I 90 होगा उस समय ये R का वैल्यू तुम निकाल के देखना थीटा C के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? थीटा C के बराबर। इसलिए हम बोलते ये हैं कि भाई डिविएशन देखोगे तो I बढ़ने के साथ साथ डिविएशन बढ़ेगा और ऐसे बढ़ेगा। सबसे मैक्सिमम डिविएशन होगा जब I बराबर 90 हो जाए और उस समय जो मैक्सिमम डिविएशन होगा वो 90 माइनस थीटा C। शायद हम बताना चाहते हैं कि जब रेयर मीडियम में रेस 90 डिग्री पर गिरेगा तो भी मीडियम में डेंसर मीडियम में रेस एंट्री करेगा। उस समय एंगल तुम देखोगे तो वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्रिटिकल एंगल हम बताए थे लास्ट टाइम, वर्ड तब यूज होता था जब रेट डेंसर से रेयर जाता था, लेकिन वैल्यू देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। जब I 90 है रेयर मीडियम में तो डेंसर मीडियम में यह थीटा C क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब जब रेयर से डेंसर जा रहा है तो आप कहोगे रिफ्रैक्शन हमेशा होगा। वैसे मैंने तुम से कहा था किसी भी सरफेस पर रेस गिरेगा तो रिफ्लेक्शन तो होना ही होना है, भले उसका परसेंटेज बहुत कम हो, लेकिन रेस किसी सरफेस पर गिरता है तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। और रेयर से डेंसर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन भी होगा। इसलिए कहते हैं इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। वह अलग है कि ट्रांसपेरेंट मीडिया है तो रिफ्लेक्शन का अमाउंट ज्यादा और रिफ्लेक्शन का अमाउंट कम होता, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्शन की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा बात, यदि रेस डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है? जब रेस डेंसर से रेयर जाता है तो रेस जो है वो नॉर्मल से अवे होता जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को? ये I है, ये नॉर्मल से अवे माने ऐसे जाएगा। जब रेस डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा और देखा जाए तो इसमें ऐसे है और ये एंगल इतना जाएगा। इस समय डिविएशन देखा जाए तो डेल्टा इक्वल टू R माइनस I होने जा रहा है। इस समय डिविएशन देखा जाए तो R माइनस I होगा। इस समय देखोगे तो I बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आएगा जिस पर यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इस एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। हमने बताया भी था क्रिटिकल एंगल साइन थीटा C का जो वैल्यू है वो वास्तव में म्यू आर बाई म्यू डी के बराबर है, या इसको लिखने वाले 1/r म्यू डी लिखते हैं। तो सीधा सीधा बात है, जब रेस डेंसर से रेयर मीडियम जाएगा तो एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सर I का वैल्यू थीटा C से कम है तब तक तो ये रिफ्लेक्शन लॉ होल्ड करेगा, लेकिन I का वैल्यू यदि थीटा C से ज्यादा हो गया तो यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा टोटल, और इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब डेंसर से रेयर जब रेस जा रहा है तो सावधान हो जाओ। यदि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तब तक तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यदि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा, और इसको हम नाम देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल सब लोग को याद हो गया होगा। क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंस व्हेन रेस गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहला पॉइंट। तो वह इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मैंने बोला था यदि रेस वाटर से एयर जा रहा है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होगा। ग्लास से एयर जाएगा तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेट होगा। यदि रेस ग्लास से वाटर जाएगा तो 62 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल। याद रहेगा सब लोगों को क्रिटिकल एंगल के बारे में? ठीक है, और नहीं तो साइन थीटा से इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। म्यू आर है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू डी है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना बात हम लोग ने किया। इसका ग्राफ भी खींचा, कहा देखो जब रेट डेंसर से रेयर जाएगा और डिविएशन और I का ग्राफ खींचना होगा तो बड़े आराम से पहले ऐसे जाएगा, लेकिन ये कब तक? जब तक I थीटा C है।
जैसे ही आई का वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन लॉ होगा और ऐसे लॉ फॉलो करेगा। इस समय निसंदेह ये एंगल निकालोगे तो ये 90 माइनस थीटा सी आ रहा होगा, लेकिन यहां पर देखोगे तो ये 180 माइनस 2 थीटा सी है। क्या यहां तक पूरा क्लियर हो गया सब लोगों को? समझा चुके हैं यहां तक पूरा कहानी? इसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ पर बात किया गया। रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो स्नेल्स लॉ में क्या बोला गया था, जल्दी से बोलोगे? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 है। 1 म्यू 2 का मतलब है म्यू 2 बाई म्यू 1। आप लोगों से ये भी कहा था कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 है, लेकिन वेलोसिटी के टर्म में बोलोगे तो यह v1 बाई v2। क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निकालना होता है तो हम c बाई म्यू करते हैं। c है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जबकि v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहीं से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन भी किया जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in free space to the speed of light in medium। ये v बराबर c by mu। मैंने एक बात बोला था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। यदि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो v बराबर n लैम्डा, उसके हिसाब से n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2। यदि एक ही वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया तो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए या रिफ्रैक्ट होकर वापस आए या रिफ्रैक्ट होकर जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज। इसका मतलब है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो ये n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2 मतलब लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, जहां लैम्डा 1 कहा जाता है वेवलेंथ है फर्स्ट मीडियम में लाइट का, लैम्डा 2 है वेवलेंथ सेकंड मीडियम में का, सेकंड मीडियम में लाइट का। इसीलिए लैम्डा को भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी मीडियम में वेवलेंथ निकालना हो और एयर में वेवलेंथ दिया हो तो लैम्डा ए बाई म्यू कर दो तो उस मीडियम में वेवलेंथ निकल आएगा। याद है सब लोग को यहां तक? मैंने स्नेल्स लॉ को थोड़ा दूसरी तरह लिखने को कहा था। मैंने कहा था इसको इधर फेंक दे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक बात कहा गया था। देखा जाए तो दो तरह का मीडियम है, डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव। एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा तो सभी वेवलेंथ की वेलोसिटी सेम होगा। ऐसे में हम कहते हैं कि वेवलेंथ चाहे कोई भी हो उस समय म्यू कांस्टेंट होगा। लेकिन म्यू कांस्टेंट मतलब लैम्डा के साथ वेरी नहीं करेगा। कब? जब मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है। लेकिन मीडियम यदि डिस्पर्सिव है तो ये कॉचीज फॉर्मूला फॉलो करेगा, मतलब म्यू बराबर a प्लस v बाई लैम्डा स्क्वायर, जो यह बतलाता है यदि वायलेट कलर जिसका लैम्डा कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट कलर का लैम्डा कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज्यादा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यदि विजिबल रीजन में बात करें तो विजिबल में बात करें तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्या यहां तक हमारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया है? वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इतना याद कर लीजिए सब लोग। फिर उसके बाद हम लोग और बढ़े थे और कहते इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब रेस डिस्पर्सिव मीडियम में जाता है तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा डिवेट वायलेट कलर होता है, सबसे कम डिवेट रेड होता है, जिसके कारण वो अपने कलरों में टूट जाते हैं। जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है और वह डिस्पर्सिव मीडियम में जाता है तो वह 7 कलरों में टूट जाता है, और ये जो घटना है इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। क्या याद है? इतना सब लोगों को हमने बताया था और लास्ट टर्म पूरा समझा भी चुके थे। चलो आज हम लोग धीरे धीरे स्नेल्स लॉ पर बेस करके क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्यों? ये म्यू है W 4/3, ये म्यू जी है 3/2, कोई दिक्कत? और ये एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन।
इस पहले क्वेश्चन में फाइंड द एंगल ऑफ डिविजन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा, इधर क्या देते, ग्लास है, इधर क्या देते बेटा, एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.002 समथिंग होता है, हम 1 ही लेते हैं, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 लिया गया। यहां रेस गिराया गया 60 डिग्री पर, एंगल ऑफ डिविजन पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन यहां म्यू 1 है, रे गिराया गया, और ये एंगल है 60 डिग्री, सब में 60 ही दे रहे हैं। यहां म्यू 2 है, यहां म्यू 1.75, यहां म्यू 1.5, यहां म्यू 1.2, यहां म्यू 1.4, और यहां म्यू है 1.25। आपको यहां पर एंगल निकालना है R। सब लेयर पैरेलल हैं जैसा दिखाया गया है, आपको यहां पर R एंगल निकालना है, मतलब सब रिफ्लेक्शन करा के आना और यहां पर एंगल R निकालना है, म्यू जिसमें 1.25 है, और यहां से ले यहां तक आ रहा है। क्या तीनों क्वेश्चन करेंगे सब लोग? ध्यान देना, ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, रेस कहां से कहां जा रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है। क्या सभी स्टूडेंट ने पहले R निकालना सीखा कि नहीं? यहां पर मैंने कहा था डायरेक्ट स्टेशनरी लॉ लगाना सीखे। कैसे बेटा? 4/3 sin 60 इक्वल टू 3/2 sin R, क्योंकि मीडियम अलग अलग जानबूझ के दिया मैंने, ठीक है ना? तो आदत पड़ गया है एक्रिलिक में मीडियम रहता है, रिफ्रैक्टिव में दोनों में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बड़े आराम से 4/3 हो गया, sin 60 √3/2, इधर 3/2 sin R निकालना था, 1 2 कट गया, शायद sin R इक्वल टू चेक करें 4√3/9 है। क्या यह वैल्यू 1 से कम है कि नहीं पहले देख लो। 4√3/9 1 से कम ही होगा, क्योंकि √3 1.7 मान ले तो 1.7 into 4 6.8 होगा करीब करीब, और ये 9 है, 1 से कम है। मैंने एंगल ऑफ डिविजन पूछा, जब देखो ये 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब रेज रेयर से डेंसर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ झुका रहा होगा, ये R एंगल कम आया होगा। इसका मतलब इस समय की डिविजन की बात करें तो डिविजन डेल्टा इक्वल टू I माइनस R, मतलब 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 4√3/9 है। कितने लोग का ये सही हुआ है? वेरी गुड, समझ में आ गया ये क्या था? अब आइए खेल इस वाले क्वेश्चन में आता है। इसमें रेस ग्लास से एयर आ रहा है, इस बात का जरूर ध्यान आ गया होगा, इसमें रेस डेंसर से रेयर आ रहा है। क्या इसमें एंगल ऑफ डिविजन आप लोग निकाले हैं? कितना आया था एंगल ऑफ डिविजन? बोलिए, निकाले कि नहीं सब लोग? इस केस में ध्यान से देखेंगे, जो लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे होंगे, तो यहाँ 3/2 और यहाँ का मीडियम 1 है, 3/2 sin 60 कर दिया और इधर 1 into sin R कर दिया। क्यों? यही ना होने वाला है, बोलो। और ये sin 60 का मतलब हो गया √3/2, क्यों भाई? और यहाँ 2 था ही, मतलब 3√3/4 sin R। सावधान हो जाओ, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.7 रखोगे तो 1.7 into 3, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा 1.7 से। 1.7 into 3 5.1 है, 5.1/4 करोगे तो साइन का वैल्यू 1 से, जो फिजिकली पॉसिबल। और थोड़ा सा बुद्धि लगाते दिखता है, ये ग्लास है और ये एयर है। सर ग्लास एयर के लिए हमने क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री बताया था और यह एंगल 60 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो ये रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं, बल्कि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रेज वापस आ जाएगा।
इसका मतलब है यहां पर देखा जाए तो हमको कहना पड़ेगा ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। इस केस में डिवीजन निकालने का ये तरीका ही नहीं, ये इधर रे गया ही नहीं, कोई मतलब इससे नहीं है, और बड़े आराम से ऐसे बनेगा। और ये डिवीजन ऐसे हुआ कि रे ऐसे जाने वाला था और रे ऐसे गया तो इतना घूम गया, ये 30 तो ये भी, और डिवीजन 60 डिग्री। याद कीजिए 2 थीटा, थीटा जहां ग्लांसिंग एंगल है, बता चुके हैं प्लेन मिरर में। यहां भी एकदम उसी तरह काम किया है, रिफ्लेक्शन कर गया और रिफ्लेक्शन कर गया तो इसमें डिवीजन 60 डिग्री है। मान लो हम न पहचाने, क्योंकि क्रिटिकल एंगल यहां तो याद था, आप देखकर बोल सकते थे। जहां क्रिटिकल एंगल याद भी ना हो तो जब भी रेट डेंसर से रेयर जाए तो साइन को देख लिया करो। इस साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए तो समझ जाओ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका, क्योंकि जब रेट डेंसर से रेयर जाएगा तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी, तो शायद यहां चेक करना पड़ेगा। और जब चेक किया तो साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इधर रे नहीं आएगा, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये जानबूझ के दिया हुआ क्वेश्चन था। इनसे बातचीत शुरू किया जाए। जब दिख रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री लग रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम रेज आ रहा है, यदि हम लिखते तो क्या लिखते भाई बताओ? 1 into sin 60 लिखते कि नहीं बेटा? और इसमें आता तो हम क्या लिखते? R1 एंगल लेते तो यहां लिखते 2 into sin R1, है कि नहीं बेटा? सभी सरफेस पैरेलल है तो ये R1, तो क्या ये एंगल भी R1 होता कि नहीं बेटा? और इधर से यदि हम R2 एंगल बोलते तो बड़े आराम से तुम्हारे हिसाब से हम कहते हैं 2 into sin R, यहां से यहां के लिए 2 into sin R1 equal to 1.75 into sin R2। ये एंगल R2 है तो अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी एंगल R2 ही होता, और इधर R3 होता तो बड़े अच्छे से फिर तुम कहते यहां पर 1.75 sin R2 equal to 1.5 sin R3। इसका मतलब शायद हम तुमको बताना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट यहां से यहां लगा सकते हैं। इससे परेशान मत होना सर रास्ते में कौन है। ध्यान देना कि रेयर मीडियम में एंगल दिया हुआ है और नीचे इसके रिस्पेक्ट में सभी मीडियम डेंसर है, तो कहीं से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का सवाल नहीं होता। खतरा तब होगा जिसमें एंगल दिया हुआ है वो डेंसर हो और उसके कंपेयर में कोई रेयर मीडियम नीचे हो, तब चेक करना पड़ेगा क्या साइन आर 1 से कम है कि नहीं वहां पर। लेकिन इस केस में एयर में दिया है 60 डिग्री, तो नीचे के जितने मीडियम है सब डेंसर है, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन होने का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम स्नेस लॉ यहां और यहां लगा सकते हैं, बीच में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है कि सरफेस पैरेलल है तब के लिए सब खेल खेल लें। मतलब डायरेक्ट खेलो 1 into sin 60 equal to 1.25 into sin r। इसीलिए पैरेलल सरफेस के लिए हम कहते हैं म्यू sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। यदि सरफेस पैरेलल है तो बड़े आराम से म्यू sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं आप। सब जगह हो ना बेटा? आ रहा है धीरे धीरे सब लोग को ना? यहां sin 60 का मतलब √3/2, 1.25 5/4 है, ये sin r। sin r इक्वल टू तुम भी देख लिए होंगे, sin r इक्वल टू 2√3/5। ये 1 से कम है और r बराबर आ गया sin इनवर्स 2√3/5। चेक कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लैब है बेटा, इस पर रे गिर रहा है 45 डिग्री पर। यहां रे गिरा 45 डिग्री पर और इसका थिकनेस है 4 मीटर और इसका म्यू दिया है √2। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम रे, पहला क्वेश्चन, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम रे इमर्ज आउट फ्रॉम द स्लैब। सेकेंड क्वेश्चन,
स्लैब है, यहां रे गिर रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, सॉरी सीधा गिराना, अच्छा नहीं बना फिगर, और यहां पर रे गिराओ 60 डिग्री, ठीक। म्यू है √3, इसका थिकनेस है 2 मीटर। फाइंड द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ रे व्हेन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द स्लैब। पहले समझना ये लेटरल शिफ्टिंग का क्या मतलब। जब रे रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा और ये एंगल आर हो जाएगा, फिर जब इधर जाएगा बेटा तो फिर ये नॉर्मल से अवे होगा। देखा जाए कि स्लैब न होता तो शायद ये रे ऐसे जाता बेटा, लेकिन स्लैब होने के कारण ये रे अलग रास्ते से जा रहा है। जितना ये ऐसे शिफ्ट हो गया है इसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। दिस हियर इज नोन एज लेटरल शिफ्टिंग, और हम यही पूछे हैं लेटरल शिफ्टिंग कितना होगा। समझ में आया ना, रे यदि नहीं रहता तो ये सीधा जाता है ऐसे, लेकिन इसके रहने के कारण ये मुड़ा और ऐसे गया है। आपको निकालना है लेटरल शिफ्टिंग कितना हुआ। ये 60 डिग्री म्यू √3, ये 2 मीटर है। कितने क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। इस समय जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं सब इसने इस लॉ पर बेस क्वेश्चन लगा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं सब लोग, लिखेगा मीडियम 1 of refractive index √2 is divided by medium 2 of refractive index √3 by xy plane. A ray incident from medium 1 to the boundary along the direction 6√3i plus 8√3j minus 10k. Medium 1 is for z is greater than 0 and medium 2 lies for z is less than 0. Medium 1 lies for z is greater than 0. Medium 2 lies for z is less than 0. Find first angle of refraction in medium 2. Second, unit vector along refracted ray direction. Unit vector along refracted ray direction. क्या 2 क्वेश्चन हो गया? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हो गया है। फोर्थ, लिखेगा इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्लास स्लैब of 12 centimeter, the number of wave in glass slab is equal to the number of wave in a slab of thickness 18 centimeter, 18 centimeter if same ray incident normally on it. If same ray incident normally on it, refractive index of glass is 3/2, then what is the refractive index of this unknown material? Then what is the refractive index of this unknown material? क्या हमारे स्टूडेंट चारों क्वेश्चनों को करेंगे? A few minutes later. एक भी लगाए कि नहीं?
चलो स्नेल्स लॉ सबसे आसान टॉपिक यही है ना। चलो अभी खेलेंगे भी 1-2 दिन और। चलते हैं। पहला पॉइंट ये निकाले कितने टाइम में निकल आएगा बाहर। पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले रास्ता तो बनाओ भाई। हाँ ये एंगल 45 है, अब रे क्या सीधा जाएगा या थोड़ा मुड़ जाएगा, इसमें थोड़ा मुड़ जाएगा। ये एंगल निकाले कितना है, कैसे 1 इंटू साइन 45 1/√2 √2 इंटू साइन r, इसको r मान लो। अब बताओ साइन r इक्वल टू 1/2 नहीं होता है, तो r इक्वल टू 30 डिग्री। कितने लोग का यहां तक आ गया, वेरी गुड। अब बताओ भाई क्या ये ऐसे गया फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा। लड़ाई अब इस बात का है कि सर यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाला, तो पहले ये डिस्टेंस निकाला जाए। और ये डिस्टेंस होगा कितना, ये 4 मीटर है और r का वैल्यू पता हो गया 30 डिग्री। तो क्या हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं ना, ये बेटा बेस है और हाइपोटेनस निकालना है, तो लिख सकते हैं ना cos r इक्वल टू 4/h, मतलब h बराबर 4/cos r। r का वैल्यू 30 है, cos 30 √3/2 √3/2, क्या ये 8/√3 आया था। अब टाइम निकालना है, टाइम होगा h बाई स्पीड, लेकिन स्पीड किसमें, इसी मीडियम में स्पीड निकालना होगा। इसी मीडियम में स्पीड निकालना होगा तो क्या करोगे भाई, c बाई म्यू, म्यू ऊपर आ जाएगा। अब बताओ h का वैल्यू कितना हमारे पास है 8/√3 मीटर, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और म्यू है तुम्हारे पास √2। आंसर सही बात बोला जाए तो t बराबर देखा जाए तो 8√2/3√3 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। करने वाले यदि थोड़ा सा डेसिमल का सहारा ले तो √2 का मतलब 1.414। अब कर लोगे, छोड़ रहे हैं यहां तक 8 इंटू 1.414, जो लोग महारथी हैं करेंगे 3 इंटू 1.732। थोड़ा कैलकुलेशन कर लो ना, आनंद ले लो, छोड़ रहे हैं हम यहां तक, इतना काम खत्म। अब मेरी लड़ाई इस क्वेश्चन पर आ गया। इस क्वेश्चन की लड़ाई से पहले चले अब इसके बाद इस वाले खेल को चला जाए, समझा जाए। इसमें हमने तुमसे पूछा है लैटरल शिफ्टिंग कितना होगा, तो नियम पर आ जाओ। यदि आप समझदार हैं तो ये 60 डिग्री दिया है और ये √3 है और ये r पूछना है। फिर शुरू वही खेल, 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन r। क्यों, सही है कि नहीं, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू √3 साइन r। बेटा √3 कट गया है और ये साइन r का वैल्यू 1/2, मतलब r 30 डिग्री आ चुका है। क्या r 30 डिग्री किसी भी महारथी का आया था, इस r का वैल्यू 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, होगा बताना। अच्छा ये एंगल 60 है और ये 30, तो क्या ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। इसमें तुमको ये पता है 2, कौन पता है 2, इसमें ये वाला लेंथ पता है कितना है 2, ये एंगल कितना है 30। क्या ये लेंथ निकल पाएगा कि नहीं, क्यों ये निकालने समझ में आ रहा ना, क्योंकि यह निकालने के लिए पहले ये तो आए। इस वाले फिगर में भी तुम पता नहीं तुम लोग को दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, तो आजा दूसरा ही कलर ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला भाई जो रे आ रहा है, क्या तुम्हें ये 2 मीटर समझ में आ रहा है। क्या ये निकालने के लिए हम लोग cos 30 इक्वल टू क्या 2 बाई हाइपोटेनस करेंगे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। तो हाइपोटेनस cos 30 का मतलब शायद √3/2, शायद क्या कंफर्म। हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा यहाँ पर, हाइपोटेनस 4/√3। अब ये 4/√3 है, ये 90 डिग्री है बेटा और ये 30 डिग्री आया था। क्या अब ये निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस एंगल के लिए ये वाला काम करेगा हाइपोटेनस और ये काम करेगा
परपेंडिकुलर, इस बार लगेगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 30 1/2 है, 1/2 यक्स निकालना है, हाइपोटेनस है 4/√3। मेरे हिसाब से यक्स का वैल्यू आ चुका है दौड़ते हुए 2/√3। यही है 2/√3 मीटर लेटरल शिफ्टिंग है। क्यों ना इसका फॉर्मूला टाइप का बना लिया जाए। यदि हम ये कहते हैं, अब ये भी क्या किया जाए, सब नाप नाप के बनाए क्या? सब स्टूडेंट तो मौजूद ही है, लगेगा उसी को बनाने में समय बीत जाएगा। आ जाओ इधर, जगह इंसान हो तुम लोग? अरे जगह हो कि नहीं? इतना आवाज में दम नहीं है, दवा है क्या? तो आ जाओ, ये थिकनेस कितना बोल रहे हैं? टी। रे यहां गिरा दो भाई। इस बार एंगल कितने एंगल पर गिराया? रे आई पर गिराया, जाना ऐसे था, थोड़ा सा मुड़ गया आर। बोलो, जाना ऐसे था, अब ये निकलेगा ऐसे, ये शिफ्टिंग है, ये निकालना है। तो जरा ध्यान दो, ये थिकनेस टी मानते हो तुम लोग, ये टी, तो क्या ये निकाल सकते हो कि नहीं भाई? मान लो इसका नाम दे दो ए और ये नाम दे दो बी। हाँ हाँ तो कहो ना, गजब उसका। क्या कहोगे बताओ? cos r इक्वल टू टी बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने ए बी। अब बताओ हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया? टी बाई cos r। अब मजेदार बात है, इसके लिए भी ये हाइपोटेनस है और इस 90 डिग्री के लिए भी हाइपोटेनस है, और हमें ये यक्स चाहिए। ध्यान दो, ये पूरा आई, ये आर, तो ये वाला एंगल आई माइनस आर होने वाला है। और इस ट्रायंगल के लिए, इस पता नहीं दिखता है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल तुम लोग को दिखाई देता है किसी भी तरह से? इस ट्रायंगल के लिए भी सही से बोलो तो ये परपेंडिकुलर है, तो कह सकते हैं साइन आई माइनस आर इक्वल टू यक्स बाई हाइपोटेनस। तो यक्स बाई हाइपोटेनस, तो यक्स इक्वल टू साइन आई माइनस आर इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गया टी बाई कॉस आर। यही है बात भाई। अब आई दिया होगा, म्यू दिया होगा, तो आर निकाल ही लेंगे, और आर का वैल्यू यहां रख दे तो आंसर। कुछ लोग तो फॉर्मूला के रूप में इसको याद किए रहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला के रूप में याद किए तो क्या दिक्कत है? एक्स बराबर, पिछले ही क्वेश्चन लगाना था, टी 2 मीटर था, आई कितना आया था 60, आर कितना था 30, तो साइन 30 हो जाता। साइन 30 का मतलब 1/2, नीचे क्या आ जाता? cos r। r का वैल्यू भी 30 था, cos 30√3/2। क्या आंसर है ना? 2/√3। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? चले हम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं, इस पे बात किया जाए। अब इसमें हम लोग बात करें, क्या कह रहा है ये बताओ। इसमें कहा है, क्वेश्चन लिखिए हो सब लोग, इसमें कहा है XY प्लेन है। पहले भाई इसको किनारे ही कर दे क्या, एकदम जगह नहीं मेरे पास। अब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है XY प्लेन का, XY प्लेन है, और इधर है Z ग्रेटर देन 0 और इधर है Z लेस देन 0। इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम, एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है तो बोलो। और कुछ दिक्कत है क्या बेटा? थोड़ा एनर्जी डाउन कर दे क्या? ठीक हो ना सब लोग? जरा छुड़ाओगे क्या? दिख रहा है ना? तो आ जाओ यहां पर। अब कहा ना कि XY प्लेन और ये मीडियम 1 मीडियम 2, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है शायद, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं कितना है, √3। हमारे स्टूडेंट आ जाए, XY प्लेन के पैरेलल, XY प्लेन के पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं? ये XY प्लेन है ना, और इसका पैरेलल कहा तो 6√3i प्लस 8√3j। मैंने बोला था ना कैसे एंगल बनाते हैं, कहता है XY प्लेन को काट रहा है और नॉर्मल कौन है? Z। तो XY प्लेन के पैरेलल वाला IJ है, तो IJ एकदम पैरेलल बनाया करो, IJ एकदम पैरेलल बनाओ। कितना होगा ये? 6√3
आई प्लस 8 रूट 3 जे, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा माइनस 10 के। कोई दिक्कत क्या, नेगेटिव जे डायरेक्शन में है और रे गिरेगा ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि XY प्लेन है तो जेड एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा। बोलिए XY प्लेन के पैरेलल बनना है तो आई और जे पैरेलल बना दो जमीन सरफेस के, क्योंकि ये एक लाइन देखने के लिए है तो ये पूरा सरफेस एंगल पर गिरा होगा, तो हम तो कट कर रहे हैं सरफेस को। ये तरीका याद है ना, XY प्लेन है तो आई और जे को पैरेलल रखोगे इस लाइन के। समझ में आया? अच्छा अब बताओ ये एंगल आई पाओगे कि नहीं? ये सिखा चुके थे रिफ्लेक्शन में, हमको याद आ रहा है। रिफ्लेक्शन पढ़े थे रिफ्लेक्शन शुरुआत में, उसमें हम सिखाए थे ये। इसका मॉड निकालो 6 रूट 3 आई प्लस 8 रूट 3 का मॉड निकालो 10 रूट 3 आएगा, जबकि ये 10 है। इसका मतलब 10 आई इक्वल टू, जरा आ जाओ, 10 आई इक्वल टू 30 बाई 30 होगा। 30 बाई 30 माने शायद बताना चाहते हैं 10 रूट 3 अपॉन 10। क्या ये रूट 3 आया कि नहीं बेटा? शायद बता रहे हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, कोई नया डाटा हम नहीं दे रहे हैं, ये डाटा आपके एग्जाम में आ चुका है, वही डाटा ही परोसे हैं। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाइए, रूट 2 इंटू साइन 60, साइन 60 समझ रहे होंगे, रूट 3 बाई 2 इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट 3 इंटू साइन आर, क्योंकि रे ऐसे गया है तो थोड़ा मुड़ जाएगा ये आर, क्योंकि डेंसर दिख रहा है, क्योंकि ये रूट 2 है, ये रूट 3 है। रूट 3 से रूट 3 गया और साइन आर इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 1 बाई रूट 2 आ चुका है। आर का वैल्यू 45 डिग्री, पहला आंसर आ चुका है भाई। तो जैसे कहा XY प्लेन के पैरेलल, तो इस लाइन जो बनाए हो वो I और J इसके पैरेलल, इसका मतलब Z एक्सिस पर नॉर्मल होगा तो नेगेटिव Z नीचे आएगा। रे ऐसे गिर रहा है तो इसका मॉड निकालो 10 रूट 3, ये 10 है तो ये 10 आई निकलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 आई रूट 3 आया तो I का वैल्यू 60 डिग्री बेटा। तो यहां लिखा क्या, यहां का रिफ्लेक्टेड रूट 2 था तो यहां लिखा रूट 2 इंटू साइन 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2 इक्वल टू रूट 3 इंटू साइन आर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं? क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? केवल हम प्योर स्नेल्स लॉ पर खेल रहे हैं इस समय। अब क्या इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे कि नहीं हमारे स्टूडेंट? बताओ, यहां पर 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 मान लो, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लो बेटा 1। क्या 1 का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे हमारे स्टूडेंट? इधर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 cos r, और इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 sin r। कहा है रिफ्लेक्टेड रे के अलावा यूनिट वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो सर इसको 1 कर दो। 1 का इधर कंपोनेंट 1 cos r, इधर कंपोनेंट 1, तो दिक्कत है क्या बेटा? अब बताओ भाई, यहां पर ये बताओ 1 है तो इधर 1 sin r है बेटा। साइन वेक्टर कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सर इधर का मैग्नीट्यूड मिल गया है तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, और ये डायरेक्शन इसके पैरेलल है क्योंकि तभी तो ये लिए हैं वेक्टर, XY प्लेन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है ना। इसका मतलब है ये जो लाइन मैं बनाया हूं ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। शायद हम बताना चाहते हैं 1 R का मतलब 45 डिग्री है। ध्यान दीजिए, R अभी हम निकाले थे 45 डिग्री, साइन 45 इंटू यूनिट वेक्टर, इसके अलावा यूनिट वेक्टर माने समझ रहे होंगे 6 रूट 3 आई प्लस 8 रूट 3 जे अपॉन 10 रूट 3 मॉड। अब प्लस इधर वैल्यू कितना है 1 cos r, cos r माने cos 45, तो यहां cos 45। अब ये डायरेक्शन याद होगा, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है XY के परपेंडिकुलर, और नीचे की तरफ है तो माइनस के, यूनिट वेक्टर माइनस के होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। बन गया ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करके दोनों वेक्टर को हमने जोड़ दिया, पूरा वेक्टर बन गया। sin 45 1 बाई रूट 2 है। यदि होशियार हो तो यहां 1 बाई रूट 2 हम बाहर निकाल रहे हैं, अंदर लिख रहे हैं 6 रूट 3 आई प्लस 8 रूट 3 जे अपॉन 10 रूट 3 माइनस के
√3 काटने के मूड में है और इस 10 को इधर कर भी देंगे तो आ जाएगा 1/√2 6i + 8j -10k / 10। जो लोग समझदार हैं √2 को ऊपर ले जाएं तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन निकालना होगा। तो ये ऐसे लिखाएगा 3√2i + 4√2j -5√2k / 10। ये कुछ नहीं है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। √2 था ना तो 6 से काटा 3√2, इससे काटा 4√2, इससे काटा 5√2k। ये यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग द रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन। कुछ नहीं किया, पहले तो हम लोग क्या किए बेटा, ये 60 डिग्री एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग 45 इसने इस ला से। इसके बाद का इसको यूनिट वेक्टर में दिखाना है। तो मान लो ये मैग्नीट्यूड 1 है, इधर कंप्लीट करेंगे 1 cos 45 इधर 1 sin 45। अब इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर निकाल लिया इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डायरेक्शन नेगेटिव जेड है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नेगेटिव जेड मतलब -k कैप, यहाँ 1/√2 -k कैप, इधर 6√3i + 8√3j / 10√3 किया। तो हम लोग पता है कि यूनिट वेक्टर वेक्टर बाई मॉड वेक्टर करने जो आ जाता है, क्योंकि यह लाइन 6√3i + 8√3j के पैरेलल है तो इसका मॉड करना पड़ेगा तब यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर आ गया तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस डायरेक्शन का वेक्टर बन गया। फिर इधर का वेक्टर बनाकर दोनों वेक्टर को जोड़ दे तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्यों भाई, ऐसे ही ना करते हैं भाई, कंपोनेंट तोड़ते हैं और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसमें क्या हुआ कि ये यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल वाला है, वो पहले यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना पड़ा। क्या आया कि नहीं पहले? इसके बाद हो गया यहां तक सब लोगों का। हाँ, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, घर जाके इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पहले पढ़ना। अभी खेल खत्म नहीं है, कल ज्योमेट्री बेस करके हम लोग खेलेंगे, मतलब कल अभी और घुमाएंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हमने कुछ कहानी दिया था, कहा इसमें कि देखो भाई एक स्लैब है ग्लास का जिसका थिकनेस 12 सेंटीमीटर है, रे नॉर्मली गिरा। अरे नंबर ऑफ वेव निकालना होगा तो याद रखना एक वेव की लंबाई वेवलेंथ के बराबर होता है। शायद नॉर्मली इसीलिए दिया कि नॉर्मली गिरने पर सीधा निकलेगा। तो इसमें वेव जो भी होगा, एक वेव की लंबाई लैम्डा है और इसकी थिकनेस t माने तो नंबर ऑफ वेव कितना होगा, तो नंबर ऑफ वेव निकालना होगा तो कहोगे भाई थिकनेस में वेवलेंथ से डिवाइड कर दो। अरे भाई एक वेव की लंबाई वेवलेंथ है, अब की थिकनेस में कितने वेवलेंथ आएंगे, t/λ कर दो, नंबर ऑफ वेव आ जाएगा। सुन रहे हो? तो t/λ करना था। कहा ग्लास का 12 है तो हम लिख दिए 12 वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ किसका, ग्लास के अंदर का, ग्लास के अंदर का वेवलेंथ λg। हाँ कहो। और ये किसके बराबर है बेटा, इसीलिए यहां पर ऐसा करते हैं, लैम्डा मीडियम लिखते हैं। जो लोग एयर के टर्म में लिखना चाहें तो लैम्डा a/μ करते हैं तो ये म्यू ऊपर आ जाता है। इसलिए कई लोग नंबर ऑफ वेव μt/λ लिख देते हैं। अब यहां पर भी 12/λg जो नंबर ऑफ वेव है वो किसके बराबर है, कहा दूसरा मीडियम है जिसका थिकनेस 18 है, 18/λx। अब लैम्डा जी बराबर क्या लिख दोगे, लैम्डा जी बराबर तुम लोग क्या लिखोगे, लैम्डा a/μg। μg माने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 3/2 है और इधर 18/λx। तो लैम्डा a/μx, x वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लैम्डा a तो दोनों में एक ही रहेगा, एयर में। यहां से काट सकते हो भाई, 3 से काट दिया ये 6 हो गया, 2 से काटा तो भी ये 6 हो गया। अरे वही आया क्या, μx का वैल्यू 1 मतलब वो एयर फिल्म है, ठीक है। μx का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1, चिकनो सही से काटे ना, 6 आ गया, 6 सब सही, मतलब ये एयर फिल्म होना चाहिए। यहाँ का μx 1 हो गया। ये मेथड दे रहे थे, डाटा बहुत अच्छा नहीं बना। क्या मेथड क्लियर हुआ कि नहीं भाई? शायद हम बताना चाहते, कहीं भी कहेगा नंबर ऑफ वेव, अरे नॉर्मली गिर रहा है तो t/λ, कभी बदमाशी करके एंगल पे गिरेगा तो हमको ये लेंथ निकालना पड़ेगा।
कितना लेंथ का वेव अंदर है, और उसमें लैम्डा से क्या कर देंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ वेव आ जाएगा। हाँ नॉर्मली गिरेगा तो टी बाई लैम्डा कर देंगे, नंबर ऑफ वेव आ जाएगा। लैम्डा में क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बाई म्यू। वास्तव में म्यू टी बाई लैम्डा ए जो है वो नंबर ऑफ वेव देता है किसी मीडियम में, यदि नॉर्मली गिर रहा है। एंगल पर गिरेगा तो मीडियम के अंदर जो वेव लेंथ होगा वो निकालना पड़ेगा आई आर के सहारे और थिकनेस के सहारे, और वो निकल जाएगा, उसमें वेवलेंथ से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ वेव निकल कर आ जाएगा। क्या कुछ भी समझ में आया सब लोगों को? हाँ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी तो स्नेल्स लॉ में हम डायरेक्ट साइन आई बाई साइन आर का यूज कर रहे हैं। अगले टर्म धीरे धीरे हम इसका खेल बढ़ाएंगे, ज्योमेट्री से यूज करते हुए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अभी एक दो लेक्चर स्नेल्स लॉ चलेगा, 2 लेक्चर तो कम से कम चलेगा।